नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी कई साल पुरानी है। एक छोटे से शहर में चौहान परिवार रहता था। उस परिवार में चौहान जी के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा दीनू और 2 बेटी सुधा और पिंकी। सुधा 5वीं क्लास में पढ़ती थी और पिंकी दूसरी क्लास में पढ़ती थी। दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। ये कहानी गर्मियों के समय की है। चौहान जी के घर में बहुत से अमरूद के पेड़ थे। चौहान की बीवी बिमला अपने बच्चों को दोपहर में अमरूद के पेड़ पर चढ़ने को या अमरूद तोड़ने को मना किया करती थी। और बच्चे जब अपनी माँ से पूछते कि माँ, हम दोपहर में अमरूद क्यों नहीं तोड़ सकते, तो बिमला बोलती कि नहीं, दोपहर में भूत प्रेत घूमते हैं और वो लोग फल खाते हैं, इसलिए दोपहर में अमरूद के पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। बच्चे अपनी माँ की बात मान जाते हैं। तभी एक दिन दोपहर में सुधा और पिंकी अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो लोग अमरूद के पेड़ के नीचे चले गए और सुधा को एक बहुत ही सुंदर मोटा ताज़ा अमरूद पेड़ पर दिखा और सुधा को रहा नहीं गया। वो पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही उसने अमरूद तोड़ा वैसे ही वो अचानक बहुत चिल्लाने लगी कि छोड़ दो मुझे, मम्मी मुझे बचाओ। पिंकी ये सब देखकर बहुत डर गई और वो भागकर घर में गई और अपनी मम्मी को लेकर आई। बिमला सुधा को ऐसे देखकर बहुत घबरा जाती है। घर में ना ही दीनू होता है ना चौहान जी। अब बिमला सोच के परेशान थी कि इसे नीचे कैसे उतारूं। तभी चौहान जी आते हैं और सुधा को इस तरह चिल्लाते देखकर पूछते हैं, ये क्या हो गया। बिमला बोलती है, पहले इसे नीचे उतारो। जैसे तैसे करके सुधा को पेड़ से नीचे उतारते हैं। वो बहुत छटपटा रही थी और खाली चिल्ला रही थी। सारा मोहल्ला देखने लगा कि सुधा ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तभी सुधा का भाई आता है और सुधा को शांत करने लगता है, लेकिन सुधा शांत नहीं होती और बाहर को भागने लगती है। तभी दीनू सुधा को अपनी गोद में उठा लेता है और सुधा शांत हो जाती है। फिर दीनू सुधा को घर में ले जाकर बिस्तर पे लेटा देता है, पर वो फिर डर के चिल्लाने लगती है। तो दीनू सुधा का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। इधर चौहान जी और बिमला बहुत दुखी होते हैं। बिमला चौहान जी से बोलती है, मैंने तो इन्हें अमरूद के पेड़ पर चढ़ने को मना किया था ताकि ये लोग गिर ना जाएं, और डराया भी था, लेकिन ना जाने ये लोग कैसे पेड़ पर चढ़ गए और ये क्या हो गया। दोनों आपस में बातें करते हैं कि दोपहर में मैंने सुधा को पेड़ पर चढ़ने से मना किया था, फिर भी ये पेड़ पर चढ़ गई, तभी से ऐसे चिल्ला रही है। सामने वाले पता नहीं अपने घर में क्या करते रहते हैं। बहुत अजीबो-गरीब आवाज़ें उनके घर से आती हैं। कहीं इन्हीं लोगों ने तो मेरी बच्ची को कुछ कर तो नहीं दिया ना। चौहान जी बोलते हैं, अब क्या किया जाए। मैं एक ओझा को जानता हूँ, उससे मिलकर आता हूँ। और चौहान जी ऐसा कहकर बिमला से उस ओझा के पास चले जाते हैं और ओझा को सारी बातें बताते हैं। ओझा चौहान जी को भभूत देता है और एक धागा भी देता है। भभूत बोलता है कि उसके माथे पर लगा देना और धागा हाथ में बांध देना। अगर इससे भी कुछ ना हो तो फिर मैं उसे यहाँ पर बुला कर देखूँगा। चौहान जी ओझा जैसे बताते हैं वैसे ही करते हैं और सुधा पहले से बहुत ठीक हो जाती है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ बदल सा जाता है और वो चुप चुप रहने लगती है। पिंकी जब सुधा को खेलने के लिए कहती है तो सुधा उसे डांट कर भगाती है। पिंकी जिद करती है तो सुधा उसका गला पकड़ लेती है। पिंकी चिल्लाने लगती है। अभी बिमला वहां आकर सुधा से पिंकी को छुड़ाती है और सुधा को डांटती है कि कोई अपनी छोटी बहन को ऐसे करता है क्या। सुधा बहुत रूडली होकर अपनी माँ से बोलती है, इसे मेरे पास मत आने दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। बिमला ऐसा सुनकर बहुत चिंतित हो जाती है और चौहान जी से सारी बातें बताती है। चौहान जी कहते हैं कि इसे कल से स्कूल भेजो, ये घर में रहकर चिड़चिड़ी हो रही है। तभी अगली सुबह सुधा स्कूल जाती है और वो स्कूल में कुछ गुमसुम सी रहती है। लंच होता है। सुधा लंच के लिए क्लास से बाहर हाथ धोने के लिए निकलती है तो उसे सामने एक साधु दिखता है और वो उसे बुलाता है। सुधा साधु के
पीछे पीछे जाने लगती है और स्कूल के गेट पर पहुंचती है। तभी साधु सीटी बजाता है और सुधा फिर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। चौकीदार गेट पर ही था, वो सुधा को शांत करता है पर वो चिल्लाती रहती है। तभी उसकी टीचर सुधा के पापा को बुलाती है। सुधा के पापा और भाई दोनों वहां आते हैं। सुधा को ऐसी हालत में देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। फिर चौहान जी चौकीदार से पूछते हैं कि ये अचानक क्यों चिल्लाने लगी। तभी चौकीदार बोलता है कि ये गेट के तरफ जा रही थी और अचानक चिल्लाने लगी, यानी कि वो साधु किसी को नहीं दिखा, वो सिर्फ सुधा को दिख रहा था। सुधा के भाई ने सुधा को पकड़ा। सुधा सिर्फ अपने भाई से ही कंट्रोल हो पाती थी। तभी चौहान जी दीनू से बोलते हैं कि बेटा सुधा को घर न ले जाकर ओझा को दिखाते हैं। और चौहान जी दीनू के साथ सुधा को ओझा के पास ले जाते हैं। ओझा सुधा को देखकर चौहान जी से बोलते हैं कि इसे उधर रूम में बैठा दो और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। ओझा चौहान जी को बोलता है कि तुम्हारे घर के सामने कोई तंत्र पूजा कर रहा था और बुरी आत्मा को छोड़ रखा था। वो बुरी आत्मा तुम्हारे घर के तरफ घूम रही थी। तुम्हारे यहाँ अमरूद का पेड़ है? तो चौहान जी बोले हाँ बाबा। तो ओझा बोला कि उसी समय सुधा अमरूद के पेड़ पर चढ़ गई और सुधा को किसी बुरी शक्ति ने पकड़ लिया। अब वो सुधा को नहीं छोड़ना चाहता है। फिर चौहान जी ओझा से पूछते हैं कि अभी तक तो सुधा ठीक थी, फिर वो अचानक स्कूल में ऐसे क्यों चिल्लाने लगी। तब ओझा बोलता है कि वो बुरी शक्ति सुधा को छोड़ना नहीं चाह रही है, इसलिए वो सुधा को छलावा करके डरा रही है। तो चौहान जी बोलते हैं कि अब क्या करें, आप ही कुछ बताइए। ओझा बोलता है कि मैं तो पूजा पाठ करके कुछ हद तक सुधा को कंट्रोल कर दूंगा, पर कोई गारंटी नहीं है कि सुधा एकदम ठीक हो जाए। चौहान जी ओझा के बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं कि आप किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दें। ओझा बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा और वो एक ओघड़ के पास जाकर बुरी आत्मा को वश में करने के बारे में ज्ञान लेने लगता है। करीब 1 महीने बाद ओझा फिर चौहान के घर जाता है, लेकिन वहाँ सुधा ने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था और अपनी छोटी बहन की गर्दन पकड़कर हवा में उठा रखा था और पिंकी बहुत चिल्ला रही थी। चौहान जी की नज़र ओझा पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुए और बोले, भगवान बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आ गए। देखिए सुधा अब किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही है और ना जाने इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है कि ये हमें पीछे ढकेल दे रही है और पिंकी को हवा में लटका रही है। बिमला बहुत रो रही थी। तभी ओझा ने एक मंत्र फूका और सुधा ने पिंकी को नीचे गिरा दिया और सुधा ओझा को धमकाने लगती है, पर ओझा सुधा से डरता नहीं था। तभी ओझा ने हाथ में भभूत लिया और मंत्र फूंक कर सुधा पर फेंक दिया। सुधा भी आसानी से मंत्रों के वश में आने वाली नहीं थी। तभी पीछे से वही ओघड़ आ जाते हैं और सुधा ओघड़ को देखकर डर जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं करो, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। पर उस ओघड़ ने एक शीशी निकाली। सुधा गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो। तभी ओघड़ बोलता है कि तुझे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना था तो तू इस घर में सबको परेशान क्यों कर रही थी। तभी ओघड़ उस बुरी आत्मा को शीशी में कैद करके वहाँ से चले जाता है। सुधा बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। चौहान जी ओझा का बहुत शुक्रिया करते हैं और पूछते हैं कि ओघड़ बाबा यहाँ कैसे आ गए। तो ओझा बोलता है कि मैंने बहुत विनती की थी कि मुझे अगर सुधा का भूत कंट्रोल नहीं होगा तो आप आकर सुधा को उस आत्मा से मुक्त कर देना। बहुत मिन्नत के बाद ओघड़ मेरी बात मान गया। मैंने बोला कि वो एक छोटी सी बच्ची है, उस पर दया करो। ऐसा बोलकर ओझा भी चला गया और अब सुधा पहले की तरह हो गई और चौहान जी ने वो घर छोड़कर अपना घर दूसरी तरफ ले लिया। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।